हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों, इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अबाउट मैग्नेट हम लोग पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़े, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर भी पढ़े, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े कि फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई कंडक्टर रखे और उससे करंट पास कराए तो उस पर कुछ फोर्स लग रहा होता है। तो वो फोर्स हम लोग देखे कि फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और उसके डायरेक्शन को हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था? तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए एक रूल है जो कि हम लोग अपने लेफ्ट हैंड का यूज करके करते हैं, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड के इस 3 फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं और इस तरीके से रखते हैं कि इसमें ये वाला जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, ये वाला फिंगर वो करंट को दिखाता है, और इस दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो थंब का डायरेक्शन होगा वो हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रिंसिपल पे मोटर वर्क करता है और अभी हम लोग को वही पढ़ना है, वर्किंग ऑफ मोटर, कि मोटर किस तरीके से काम करता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर एंड वर्किंग ऑफ मोटर, कि मोटर काम कैसे करता है। तो उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि कोई बेसिक मोटर बनाया जाए तो मतलब कि वहाँ पे वो किस तरीके से वर्क करेगा और हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे आते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन का पता चलता है और डायरेक्शन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्शन का कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग ये मान लें कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि यहाँ पे एक फिगर बनाया जा रहा है कि मान लो कि ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो और यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पे यदि फोर्स लगेगा तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई एक प्रोटॉन भी हो सकता है कोई न्यूट्रॉन भी हो। तो चलो अलग अलग केस। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो पहले हम लोग ये देखें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इसके करंट का डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो इस ओर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है तो हम लोग अपने इस फिंगर को ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस हम लोग ये वाला रखेंगे, तो ये फिंगर इस तरीके से जाएगा। अब है कि करंट की बारी, कि करंट किधर जा रहा है। तो यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर है, जो कि इस प्लेन पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो वो ऊपर से नीचे की ओर है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट फ्लो ऑफ करंट होता है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, यानी कि करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। यानी कि ये वाला फिंगर हम लोग सामने की ओर रखेंगे और करंट वाला फिंगर यानी कि ये इसको हम लोग ऊपर की ओर रखेंगे। तो यदि ये फिंगर इस साइड है, ये फिंगर इस साइड है, तो हम लोग का थंब किधर है? तो थंब बाहर की ओर, अंदर की ओर है, सॉरी बोर्ड के अंदर की ओर। यानी कि इस तरीके से यदि देखा जाए तो ये वाला पार्ट ये नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको यदि हम लोग ऊपर करें, इसको हम लोग स्थिर रखता हुआ इसको यदि हम लोग ऊपर के करें तो हम लोग का थंब अंदर की ओर जा रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव करा रहे हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इनटू द बोर्ड होगा। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है इनटू द बोर्ड। यहीं पे यदि इस इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता
तो प्रोटॉन का डायरेक्शन जिधर होता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, लेकिन जो करंट अभी ऊपर था वो करंट अब नीचे हो जाएगा। अब करंट नीचे की ओर है तो थंब बाहर की ओर। तो यदि प्रोटॉन वाला केस होगा तो उस केस में आउटसाइड दी बोर्ड, तो उस समय फोर्स किधर लगेगा, तो आउटसाइड दी फोर्स लगेगा। और यदि न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो कोई चार्ज नहीं होता तो इसके मूवमेंट्स कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा, इसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इनटू दी बोर्ड होगा, और यदि प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा तो वो आउटसाइड दी बोर्ड होगा। इस वाले कंडीशन में यदि इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग उल्टा कर दें तो भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक भी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसी फिगर में यदि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो और एक प्रोटॉन को इस ओर मूव करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो वीडियो पॉज करके पहले आप लोग यहाँ पे सोचें कि यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा, फिर हम बताते हैं। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि अपना लेफ्ट हैंड का ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, जो कि यहाँ पे अपवर्ड है तो कुछ इस साइड। अब उसके बाद है प्रोटॉन का डायरेक्शन इस साइड है, यानी कि करंट उधर जा रहा है, तो इस वाले फिंगर को हम लोग उस साइड करेंगे। तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाले तरीके से इसको रखकर इसको बिना चेंज किए हुए इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये अब सारा कुछ क्लियर है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये वाला करंट का डायरेक्शन उस साइड। तो हम लोग का थंब किस साइड है, तो थंब बाहर की ओर है, यानी कि इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स बाहर की ओर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका डायरेक्शन वगैरह बता सकते हैं। अब यदि ये डायरेक्शन समझना यदि समझ में आ चुका है कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई करंट पास कर रहा है किसी कंडक्टर से तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, तो यदि उस फोर्स का डायरेक्शन यदि समझ में आ रहा है तो फिर मोटर का भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे मोटर काम कर रहा होता है। तो मोटर में क्या होता है, तो मोटर के बारे में बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि फैन है, फैन लगा हुआ है, फैन में क्या होता है, तो हम लोग करंट वहाँ पे ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, करंट वहाँ पास होता है और उसके बाद वो मोटर चल रहा होता है। घर में बहुत सारे इस तरह के मतलब कि मशीन्स वगैरह होंगे, जैसे कि एक मिक्सी है, मिक्सर, वो मिक्सर में भी क्या होता है, तो वो घूम रहा होता है। करंट जब हम लोग वहाँ पे पास कराते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वहाँ पे कोई चीज़ घूम रहा होता है। तो घूम क्या रहा होता है और कैसे घूम रहा होता है, तो वो सारा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मतलब कि हम लोग मोटर को डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोटर क्या है, तो मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग मोटर बोलते हैं। तो मोटर काम कैसे करता है, तो मोटर जैसे अभी ये सारा चीज़ देखे कि कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रख के उससे करंट पास कराएं तो यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे हो और उसमें कोई एक कंडक्टर हो और उस कंडक्टर से हम लोग करंट पास कराएं, क्योंकि वहाँ से करंट तो देते हैं, तो यदि करंट पास कराएं तो उस करंट की वजह से उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और कंटिन्यूस वो फोर्स लगता रहे तो वो किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है मूव करता रहे। तो ये इसी प्रिंसिपल पे मोटर काम कर रहा होता है। तो चलो उस मोटर को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है, क्या, तो फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई कंडक्टर रख के उससे करंट पास कराएं तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है और इसी प्रिंसिपल पे मोटर काम कर रहा होता है। तो मोटर के लिए अब क्या क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले जैसे कि अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग को मैग्नेट चाहिए, तो एक मैग्नेट हम लोग को चाहिए। दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर चाहिए जिससे करंट पास कर रहा होगा। एक बैटरी चाहिए जिससे करंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे।
तो मतलब कि ये सारी चीज़ यदि हम लोग को मिल जाए तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले एक्सपेरिमेंट में भी देखे थे। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस उसको रोटेट कराना है, कंटिन्यूस उसको हम लोग मूव कराना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो एक हैवी मैग्नेट चाहिए, आर्मेचर चाहिए, स्प्लिट रिंग चाहिए। तो वो सारा चीज़ हम लोग लिखते हैं और समझते हैं कि वो सारा चीज़ क्या है और उसका यूज क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हम लोग को तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सर्कुलर टाइप का एक मैग्नेट लेते हैं जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग को अलग अलग, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बोल दो या फिर बोल दे इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। दूसरा क्या चाहिए, तो एक कंडक्टर चाहिए जो कि जिससे करंट पास कराए उस फील्ड में और उस पर फोर्स लगे। उस कंडक्टर को हम लोग यहाँ पे आर्मेचर बोलेंगे, जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगा। तीसरा, अब ये आर्मेचर जो है, जो कंडक्टर है, वो किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा और बैटरी से कनेक्टेड रखने के लिए उसको हम लोग एक स्प्लिट रिंग चाहिए होता है, जिसको हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं। और उसके बाद एक कार्बन ब्रश चाहिए होता है, और जो फिफ्थ पार्ट है उसको नहीं भी लिखें, एक बैटरी चाहिए होगा करंट प्रोवाइड करने के लिए। कि ये सारा चीज यदि हम लोग के पास है तो हम लोग एक मोटर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक बेसिक मोटर, जिससे हम लोग को उसका प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा और वहाँ पे वो रोटेट भी कर रहा होगा। तो चलो हम लोग उसको पहले एक डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो हम लोग को एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो चलो मान लो कि यहाँ पे ये दो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कि ये वाला पोल नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल साउथ पोल है। तो यदि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है तो हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर होगा। तो डायरेक्शन भी साथ साथ में समझते जाना, इससे क्या क्लियर होगा, तो रोटेशन क्लियर होगा कि कोई चीज़ यहाँ पे यदि किसी कंडक्टर से करंट पास कराएं तो उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहला मैग्नेट आ चुका, अब आर्मेचर की बारी। तो आर्मेचर क्या है, तो आर्मेचर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक कॉइल कुछ इस टाइप से बना हुआ है और इससे हम लोग करंट पास कराते हैं। लेकिन ये आर्मेचर कॉइल यहाँ पे कैसे रखेंगे, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो हम लोग आर्मेचर को उसके अंदर कुछ ऐसे इस तरीके से रखेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट अभी मान लो कि इस तरीके से है, इसका फेस ऊपर की अभी बाहर की ओर है, तो इसके फेस को ऊपर की ओर करना है और उसको यहाँ पे रखना है, यानी कि इसी को हम लोग कुछ इस टाइप से रखेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट अंदर में है, ये वाला पार्ट बाहर में है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। और ये वाला पार्ट चलो बाहर की ओर है, तो ये आर्मेचर कॉइल हो गया। अब इसके बाद है स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। तो स्प्लिट रिंग क्या होता है, तो स्प्लिट रिंग जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि यदि कोई एक सर्कुलर रिंग हम लोग को
इस सर्कुलर रूम को हम लोग बीच से काट दें 2 पार्ट में, तो यहाँ पे 2 टाइप के रिंग बनेंगे। ये दोनों को हम लोग इसी को स्प्लिट रिंग बोलते हैं, और यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे कनेक्टेड होता है। यदि इसको हम लोग थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल दें, और ये रहा स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, यानी कि यदि करंट हम इससे पास करा रहे हैं तो करंट इससे इधर से ना जाके, इधर से डिस्कनेक्टेड है, करंट इस डायरेक्शन से होता हुआ तब वापस इधर से आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग लगाते हैं जो कि आपस में सेपरेटेड है। अब इसके बाद इसको हम लोग करंट इससे पास कराना है तो बैटरी से कनेक्ट करना होगा, लेकिन बैटरी से कनेक्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसको कार्बन ब्रश से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे ये कार्बन ब्रश जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, और यहाँ पे बैटरी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसी मोटर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये बैटरी है और इस बैटरी की वजह से यहाँ पे कुछ करंट पास करेगा, और वो करंट इधर से होता हुआ अंदर की ओर जा रहा है और इधर से होता हुआ बाहर की ओर आ रहा है और फिर वापस, यानी कि यहाँ पे एक सर्किट बना दिया गया है जिससे कि करंट पास कर रहा होगा। तो यदि करंट पास कर रहा है तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, तो चलो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो अभी वाले पार्ट में यदि बोला जाए तो चलो यहाँ पे अलग अलग पार्ट बोल देते हैं कि प्लस से यहाँ पे कनेक्टेड है कार्बन ब्रश, इसको हम लोग C1 बोल देते हैं। C1 से स्प्लिट रिंग ये है तो ये S1 बोल देते हैं। S1 से होता हुआ ये पार्ट को हम लोग यदि A बोल दें, इसको B बोल दें, इसको C, D, E और F, और ये E से F से होता हुआ ये स्प्लिट रिंग के दूसरे वाले पार्ट जिसको हम लोग S2 बोल देते हैं, S2 में आता है, और S2 से होता हुआ ये यदि C2 में आता है। तो ये सारा हम लोग पॉइंट का नाम दे दिए हैं ताकि ये पता चलता रहे कि करंट किस से किस में जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसा भी फिगर में दिख रहा है, करंट हम लोग को पता है कि प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो करंट इधर से होता हुआ जो डायरेक्शन होगा उसका कुछ ऐसा, प्लस से यहाँ पे C1 में, C1 से S1 में, S1 से यहाँ पे A में, और A से होता हुआ B, B से C की ओर, और इधर से घूमता हुआ D से वापस A की ओर, और फिर इस तरीके से सर्किट पूरा हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे आर्मेचर में बोले हैं, तो आर्मेचर में A से B, B से C, C से D, D से E, E से F इस डायरेक्शन में जा रहा है। और यदि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की बात बोले तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब हम लोग को पता है तो डायरेक्शन पता है मैग्नेटिक फील्ड का किधर होगा, तो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में। अब हम लोग जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखे थे वो रूल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस साइड है, और ये वाला जो आर्मेचर है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है वो कैसा है, तो वो कुछ इस टाइप से है, यानी कि करंट कहाँ से जा रहा है, तो S1 से A से होता हुआ B में, यानी कि ये वाला पार्ट यदि B है तो ये वाला पार्ट A है, तो B से A की ओर जा रहा है, यानी कि करंट उस साइड जा रहा है। तो अब यदि हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात करें तो अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस साइड है तो हम लोग इसको उस साइड करते हैं। करंट का डायरेक्शन किधर है, तो बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, तो इसको बोर्ड के अंदर की ओर हम लोग ले जाते हैं। तो हम लोग का थंब किधर है, तो थंब नीचे की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, करंट अंदर की ओर, थंब नीचे की ओर। तो मतलब कि यहाँ पे फोर्स इसमें किधर लगेगा, तो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा। अब यदि फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है जो कि ये एक एक्सिस से जुड़ा हुआ है जो कि एक्सियल है, तो फोर्स लगने का मतलब है कि ये क्या होगा, तो रोटेट हो जाएगा। यानी कि कोई भी हम लोग यदि रेक्टेंगुलर पोर्शन ले लें और इसको बीच से हम लोग किसी चीज़ से कनेक्ट कर दें, इधर से फोर्स लगाएं तो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा कि यदि इस पे फोर्स लग रहा है तो ये नीचे की ओर जाएगा। लेकिन इस साइड में भी देखते हैं, इस साइड में किस तरीके से फोर्स लग रहा है। तो अब देखो ये करंट इस तरीके से होता हुआ ये बाहर की ओर आ रहा है, डी से ई की ओर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल उधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उधर ही होगा। लेकिन करंट इधर इस वाले पार्ट में अंदर की ओर जा रहा था, तो इसको हम लोग ऐसा रखे थे, तो फोर्स नीचे की ओर लग रहा था। लेकिन जब करंट उधर से आ रहा है तो डी से ई की ओर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर हो गया। उस केस में थंब किधर होगा, तो ऊपर की ओर होगा। यानी कि थंब ऊपर है तो फोर्स इस पे ऊपर की ओर लग रहा है। तो चलो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को मिल गया इस बार कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट वो नीचे की ओर जा रहा है, राइट साइड वाला पार्ट ऊपर की ओर जा रहा है। अब यदि कोई रेक्टेंगुलर कोई चीज हो हम लोग के पास, जैसे मान लो ये, अब इसको हम लोग नीचे की ओर खींचे और इसको ऊपर की ओर खींचे, तो ये तो रोटेट कर जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होता है कि एक साइड नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, एक साइड ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये बीच से इस तरीके से रोटेट कर जाता है। और जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, तो ये वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा, ये वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा। तो इसके एक हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन का मतलब हो गया कि ये पार्ट इधर आ जाना और ये पार्ट इधर आ जाना। तो आफ्टर हाफ रोटेशन बी सी इस साइड हो जाता है, सी डी इस साइड हो जाता है। अब यहाँ पे यदि हम लोग सारे का मतलब फिर से यदि बोले तो वर्किंग प्रिंसिपल बता चुके, कंस्ट्रक्शन बता चुके। कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल जो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। दूसरा आर्मेचर को हम लोग लगाए हुए हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, और ये आर्मेचर कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग से इसलिए कनेक्टेड है कि करंट ए से बी से सी से डी से होता हुआ ऐसे जाए, डायरेक्ट S1 से S2 में ना जाए। और ये कनेक्टेड है कार्बन ब्रश से जो कि ग्रेफाइट से बना हुआ होता है, और ग्रेफाइट स्लिपरी होता है इसलिए ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। और वो कैसा होता है, जैसे कार्बन ब्रश यहाँ पे C1 है और ये वाला पार्ट मान लो कि स्प्लिट रिंग है S1, तो या उधर का लेते हैं, ये है C2 और ये है हम लोग का S2। अब ये पार्ट इस पे इस तरीके से कनेक्टेड है ताकि इस पे वो स्लाइड कर सके, और ये ग्रेफाइट का है इसलिए इस पे आसानी से स्लाइड कर सकता है। इसमें C1 और C2 जो कि कार्बन ब्रश है वो फिक्स्ड है, वो बिल्कुल इस तरीके से रहता है। लेकिन जो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है वो आर्मेचर, वो रोटेट करेगा तो वो इससे टच करता हुआ रोटेट करता है, और इसीलिए वो यहाँ पे कार्बन ब्रश ग्रेफाइट लगा हुआ होता है, कार्बन ब्रश जो कि स्लिपरी होता है और यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो। तो C1 और C2 वाला पार्ट फिक्स है, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो रोटेट करने वाला है। यानी कि जब ये हाफ रोटेशन होगा, यानी कि ये पार्ट इस तरीके से घूमेगा तो ए बी पार्ट घूमता हुआ उस साइड जाएगा, तो उसके साथ जो कनेक्टेड S1 S2 है ये पूरा स्प्लिट रिंग के साथ जो ये आर्मेचर है पूरा का पूरा घूमेगा। और किस तरीके से घूमेगा, तो इस तरीके से कि S1 इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, यानी कि इसका इधर लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट हो जाएगा, राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा। यानी कि इसी फिगर को हम लोग दोबारा समझें तो मतलब कि जो हम लोग का ये वाला पार्ट है रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो कार्बन ब्रश C1 और C2 ये तो सेम रहना है, लेकिन जो इसके अंदर जो स्प्लिट रिंग था वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट है, तो A वाला पार्ट रोटेट करता हुआ इस साइड आ गया, यानी कि अब A यहाँ पे है, C1 S1 भी रोटेट करता हुआ इधर आ गया, यानी कि S1 इस साइड हो गया, A इस साइड हो गया, B इस साइड, C D E F और उसके बाद ये H2। यानी कि बाकी सारे पार्ट यहाँ पे सेम रहेंगे, केवल आर्मेचर वाला पार्ट रोटेट कर चुका है कि ये वाला पार्ट नीचे फोर्स लग रहा था, ये वाला पार्ट ऊपर लग रहा था, तो ये रोटेट करके जो AB वाला पार्ट लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में चला गया, और जो DE वाला जो पार्ट जो कि राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में आ गया। तो आफ्टर हाफ रोटेशन इसमें ये चेंज आ गया, लेकिन अब फोर्स किधर रहेगा, तो यदि हम लोग देखें तो इसमें फिर से वही उसी तरीके से कनेक्टेड है, फोर्स फिर से वैसा ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में अभी भी करंट वो अंदर की ओर ही जा रहा है। क्यों,
क्योंकि यहाँ C1 से कनेक्ट हो चुका है S2, पहले S1 कनेक्टेड था तो C1 से S1 में जा रहा था और ये B से C की ओर जा रहा था, लेकिन अब C1 से S2 में जा रहा है, इसलिए S2 से होता हुआ E से B की ओर जाएगा, यानी कि इधर अब C से B आएगा, B से C नहीं, C से B। डायरेक्शन चेंज हो चुका है आर्मेचर वाले पार्ट में। लेकिन यदि हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड में इसको सेपरेट करके बोले तो लेफ्ट साइड में अभी भी करंट अंदर की ओर ही जा रहा है, यानी कि अभी भी करंट ये E से D जा रहा है, लेकिन वो अंदर की ओर ही है लेफ्ट साइड में। तो करंट का डायरेक्शन अभी भी वही है लेफ्ट साइड में, यानी कि फिर से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, फिर से हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन थंब नीचे की ओर है, यानी कि फोर्स नीचे की ओर। और राइट साइड में बोले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट बाहर की ओर जा रहा है तो ये, और थंब ऊपर की ओर, यानी कि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, यानी कि अभी भी राइट साइड वाले पार्ट में फोर्स ऊपर, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में नीचे। यानी कि हर हाफ रोटेशन के बाद आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम लोग इसको बात करें तो लेफ्ट साइड में फोर्स हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, राइट साइड में फोर्स हमेशा ऊपर की ओर लग रहा है। अब इस वजह से क्या होता है, तो रोटेशन वो बार बार होता रहता है। यानी कि चलो कुछ इस तरीके से है कि मान लो कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, इसको हम लोग नीचे की ओर खींच रहे हैं, इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। फिर इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं, इसको ऊपर की ओर, फिर ये रोटेट हो जाएगा। तो ये रोटेशन कंटिन्यू चलता रहता है। हाँ, लेकिन ये फर्क है यहाँ पे कि आर्मेचर यहाँ पे केवल एक कंडक्टर जैसा दिख रहा है, तो फोर्स जब ऊपर की ओर लग रहा है, जब ये पार्ट ऊपर की ओर आएगा, ये नीचे की ओर होगा, तो उस समय फोर्स उस समय बहुत कम लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ये केवल उसके बेसिक समझने के लिए कि मोटर वर्क कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। यदि हम लोग कॉमर्शियल मोटर की बात करें तो कॉमर्शियल मोटर में केवल एक स्प्लिट रिंग, केवल एक आर्मेचर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कई सारे कॉइल इस तरीके से बने हुए होते हैं। यानी कि एक कॉइल यहाँ पे है, यदि हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से एक रेक्टेंगुलर कॉइल और लगा दें और वो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसा है तो दूसरा रेक्टेंगुलर कॉइल ठीक इसके बीच में इस तरीके से लगा दें, तो इस केस में क्या होगा, तो फोर्स मतलब कि और भी आसानी से लगेगा और बिल्कुल स्मूथ टाइप का होगा। अभी ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जब ये वाला इस डायरेक्शन में हो तो मैक्सिमम फोर्स हो, और लेकिन जब ये ऊपर की ओर हो तो फोर्स मिनिमम हो जाए, तो इसका रोटेशन फ्लक्चुएशन टाइप का दिखेगा। लेकिन यदि यहाँ पे कुछ कुछ इंटरवल पे और आर्मेचर लगाते हैं, नंबर ऑफ आर्मेचर बढ़ा दें और नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा दें वायर के, तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा और जो उसका मूवमेंट होगा, उसका जो रोटेशन होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो बैटरी कनेक्ट करके करंट पास कराते हैं और उसकी वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रहा होता है और ये रोटेट कर रहा होता है। अब ये रोटेशन यहाँ पे एक शाफ्ट के जरिए, एक एक्सिल के जरिए वो बाहर की ओर निकाला हुआ होता है। जैसे कि मान लो कि ये वाला एक एक्सिस है और यहाँ ये वाला पार्ट बाहर, जैसे कि एक फ़ैन होता है, टेबल फैन या स्टैंड फैन, उसमें मतलब कि कुछ एक पार्ट निकला हुआ होता है और वो रोटेट कर रहा होता है। इसी में ब्लेड लगाते हैं तो रोटेट करता है तो हवा आ रही होती है। इसी में कोई और जो दूसरा चीज़ लगा दें तो वो मिक्सर बन जाता है या कुछ और बन जाता है, यानी कि उसके रोटेशन का, उसके मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। तो इस केस में भी वही चीज़ है कि ये कनेक्टेड है किसी एक्सिल से या किसी शाफ्ट से, और इसके रोटेशन के साथ साथ वो भी रोटेट करता है और वो मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये था हम लोग का वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। कंस्ट्रक्शन भी इसका हम लोग इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मोटर। तो मोटर इसी तरीके से वर्क करता है। हम लोग जो मोटर जनरली देखते हैं, जैसे कि हम लोग कोई फ़ैन है, यदि फ़ैन को खोलें तो उसमें मतलब कि जो कॉइल होता है तो बिल्कुल दिखता है कि वहाँ पे सर्कुलर टाइप का कॉइल बना हुआ है और वहाँ पे कोई मैग्नेट भी नहीं होता। तो जो कमर्शियल पर्पज से हम लोग यूज करते हैं वो सारे मोटर में हम लोग हमेशा मैग्नेट नहीं लगाते, क्योंकि ये मैग्नेट का हो सकता है कि चलो मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक हो, तो हम लोग उसके जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ही वहाँ पे यूज करते हैं। यानी कि करंट को ही इस तरीके से वहाँ पे जो कंडक्टर है वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे डाले जाते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, और आर्मेचर होता है जिससे करंट पास करता है और वहाँ पे रोटेशन होता है। तो मतलब कि
कॉमर्शियल यूज में हम लोग, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है समझने के लिए, लेकिन कॉमर्शियल यूज करते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं, यानी कि मैग्नेट की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज जाता है। और जो आर्मेचर यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है, वहाँ पे मतलब इसके कई सारे टर्न्स होंगे और मतलब कि वो कंडक्टर करंट पास करने की वजह से उस पर फोर्स लगता है और वो बहुत तेज़ी से रोटेट भी करता है। जैसे कि इसमें करंट पास करा तो इसका रोटेशन बहुत ही वीक टाइप का होगा, फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसमें नंबर ऑफ, जो हम लोग पढ़ चुके, फोर्स डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे, तो करंट पे डिपेंड करता है, फिर उसके बाद कंडक्टर के लेंथ पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा दें तो भी मैग्नेटिक यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो वो सारा चीज़ यदि बढ़ाया जाए तो इसके फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो हम लोग कॉमर्शियल पर्पज से जो यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। आर्मेचर भी यहाँ पे मतलब कि उसके कई सारे टर्न्स होते हैं, लेकिन यदि हम लोग बेसिक प्रिंसिपल बोले तो यही है। और इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बोले तो बिल्कुल इसी तरीके से दिखाना है, यानी कि एक डायग्राम हम लोग ये बनाएंगे जिसमें कि ये दिख रहा है कि बैटरी से करंट होने के बाद C1 से S1 से होता हुआ करंट इस तरीके से आ रहा है। और एक दूसरा फिगर बनाएंगे इसके वर्किंग को अच्छे से समझने के लिए, जिसमें कि सारा पार्ट सेम होगा, बस ये जो आर्मेचर है उसके नाम, उसके जो पॉइंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। जो कि लेफ्ट साइड वाला था वो राइट साइड में आ चुका है और जो राइट साइड वाला था वो लेफ्ट पार्ट में आ चुका है। यानी कि अब करंट C1 से S2 में जा रहा है। यहाँ पे C1 से S1 में जा रहा था, यहाँ C1 से S2 में जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे करंट जाएगा और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ पे उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा और उस तरह से रोटेशन होगा। तो ये था वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग अगले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे और जनरेटर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।